हाय दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारी नई मॉक टेस्ट सीरीज़ पर, जो कि बेस्ड है NISM सीरीज़ 5 मॉड्यूल फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज पेड कमीशन फॉर। तो देखिए, इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं फाइबर, स्पाइसेस, एनर्जी और आर्ट। तो इसमें आंसर है आर्ट। अब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड्स इंडिया में सेबी ने अलाउ नहीं किया है म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए आर्ट पर। बट ये एक जनरल क्वेश्चन है कि जिसमें म्यूचुअल फंड कमीशन किस चीज़ के लिए मिलता है, मतलब फाइबर के लिए, स्पाइसेस के लिए, एनर्जी के लिए, आर्ट के लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो कमीशन मिलता है फॉर आर्ट के लिए मिलता है, बिकॉज इट्स ये इंडिया की बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है। तो दैट्स वाई दिस आंसर इज आंसर डी, आर्ट। बिकॉज कई ऐसे जगह, कई ऐसे प्लेसेस, कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और म्यूचुअल फंड्स को, फंड हाउसेस को आर्ट पर भी इन्वेस्टमेंट्स करने का परमिशन होती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज जस्ट ए प्रोसेस एंड सो द फाइनेंशियल प्लानर कैन यूज एनी प्रोफाइल फाउंड इन द वेब। आंसर ट्रू और फॉल्स। तो देखिए, इसमें बहुत ही कैजुअल क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज जस्ट एक प्रोसेस एंड सो फाइनेंशियल प्लानर कैन चूज एनी मॉडल पोर्टफोलियो। जबकि ये रॉन्ग है। वाई इट इज फॉल्स? बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत विगोरस प्रोसेस है, जिसमें आपका जो फाइनेंशियल प्लानर है वो क्लाइंट के साथ बैठता है, उसका रिस्क प्रोफाइलिंग करता है, उसके रिसोर्सेज समझता है, उसका गोल, उसका ऑब्जेक्टिव, और ये सब कुछ समझने के बाद उसके एसेट एलोकेशन, फिर स्ट्रेटेजी एलोकेशन, स्कीम एलोकेशन करता है। वो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसा नहीं है कि कोई पर भी वेब पर है ना प्रोफाइल उठाया और उसी प्रोफाइल के हिसाब से कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी। तो आंसर इज बी, फॉल्स। Next question is that 5-star fund indicates lowest expense ratio, lowest load, highest performance, best portfolio. तो गाइस अगेन इसके बहुत सिंपल ट्रिक है। 5 स्टार हमेशा हम बेस्ट के लिए इंडिकेट करते हैं। तो व्हाट डज इट मीन दैट हाईएस्ट परफॉर्मेंस? तो जो ये स्टार्स रेटिंग्स होती हैं फंड्स हाउसेस की और म्यूचुअल फंड स्कीम्स की, ये इंडिकेट करते हैं कि किस तरह की स्कीम है वो। तो जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे वो उतनी अच्छी स्कीम। 5 स्टार हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोलते हैं और 1 स्टार द लोवेस्ट परफॉर्मेंस। तो हमारे पास आंसर सी आ गया यहाँ पर, हाईएस्ट परफॉर्मेंस। इसका मतलब किसी स्कीम को अगर 5 स्टार मिला हुआ है, इसका मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो है वो हाईएस्ट परफॉर्मेंस रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड विद ए फ्यू ऑफिस एज ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज टू द फंड। देखिए, इसका आंसर है, सॉरी, ऑप्शंस हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो आंसर है इसका बी। बिकॉज उसमें क्या होता है, फंड से चार्ज नहीं होता, उनके एएमसीज के अलग से जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है उनका चार्ज होता है। इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन एमएफ विद फ्यू ऑफिसेज। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स को वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर एएमसीज के कम ऑफिसेज हैं, क्योंकि उनका चार्ज स्ट्रक्चर कम होगा। बिकॉज उनके ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, दीज चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस आर नॉट चार्ज टू दीज फंड स्कीम्स। वो एएमसीज के अपने प्रॉफिट में से ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं। तो इन्वेस्टर्स को पास्ट फंड्स के हिसाब से देखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए, एक्सपेक्टेड रिटर्न को देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि उनके कुछ ऑफिसेस को देखते हुए कि ऑफिसेस कम है तो उनके एक्सपेंसेस कम होंगे। तो आंसर हमारे पास यहाँ बी आ गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएवी चेंजेस विद, कि एनएवी किस चीज के थ्रू चेंज होती है? नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेइंग इन्वेस्टेड, साइज ऑफ पोर्टफोलियो, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो देखिए, सिंपल आंसर है, जब भी एनएवी होती है, एनएवी क्या होती है, जितनी भी स्कीम्स की, म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं उसमें उनके पास स्टॉक्स होते हैं, तो स्टॉक्स का मार्केट वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, उसको डिवाइड कर देते हो, एनएवी आ जाती है। तो इसका मतलब वो हमारे पास कि जो शेयर्स की, जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू है, उसके ऊपर एनएवी चेंजेस होती है। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया डी, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। क्वेश्चन है हमारे पास, इन्वेस्टर सेलेक्ट्स एन एमएफ बेस्ड ऑन मैचिंग इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो हमने डिस्कस किया था ये पहले भी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो फंड हाउसेस के इन्वेस्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव क्या हैं और उसके अपने इन्वेस्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उन सबको स्टडी करने के बाद एमएफ पर वो सेलेक्ट करता है कि कौन सी स्कीम में उसको इन्वेस्ट करना है।
Indian investors in a US dollar-based fund benefit when dollar becomes A weak, B strong, euro becomes weak, steady। तो देखिए डॉलर स्ट्रॉन्ग होने का इसमें आंसर हमारे पास आएगा बी स्ट्रॉन्ग। डॉलर स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है कि जब इंडियन इन्वेस्टर्स ने मान लीजिए आज इन्वेस्ट किया और मान लीजिए उस समय आज वैल्यू है इंडियन $1 की 70 रुपीज। अब मान लीजिए उन्होंने $1 इन्वेस्ट किया था इंडियन ने बाहर के मार्केट पे, और मान लीजिए $1 का वैल्यू आफ्टर सर्टेन ईयर्स $2 हो गया, और साथ में $2 में जहां डॉलर का वैल्यू था 70 रुपीज, मान लीजिए वो हो गया 100 रुपीज। तो अब इन्वेस्टर्स को देखिए कहाँ फायदा होगा। पहले तो उसको $1 की जगह $2 मिल गए, साथ में जब वो उसको एनकैश करेगा तो $1 के जहां उसको पहले 70 रुपीज जब उसने इन्वेस्ट किए थे, तो $1 की जगह वहां पे उसको 70 रुपीज मिलेंगे, तो मतलब $2 का मतलब 200 रुपीज, तो उसको डबल बेनिफिट हो गया। तो जब भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको फायदा तब होगा जब डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आंसर इज बी। आप शायद समझ ही गए होंगे मेरे कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर वो अगर डॉलर सेम ही रहता, तो मान लीजिए 70 रुपीज का रहता और बाद में जब उसने इन्वेस्टमेंट का $1 का उसका वैल्यू मान लीजिए $2 हो गया, तब इसका मतलब क्या होता, अगर डॉलर ना स्ट्रॉन्ग होता ना वीक होता तो 70 रुपीज की जगह उसको 140 रुपए मिलते बिकॉज ऑफ $2। बट डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, इस मीन्स रिव्यू जो रुपी है हमारा वो वीक हो गया, और उसके वजह से हमारे पास मान लीजिए $1 का वैल्यू हो गया 100 रुपीज, फिर हमें $2 के मिल गए एक इन्वेस्टर्स को 140 रुपीज, सॉरी 200 रुपीज, बिकॉज 100 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया बी। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी हेल्प इन रिस्क प्रोफाइलिंग, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए ये भी सिंपल सी बात है, हमारे पास किसी कस्टमर की साइकोलॉजी हमें उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग में बहुत हेल्प करती है। तो आंसर इज ट्रू कि अगर हमें किसी कस्टमर की थोड़ी साइकोलॉजी पता है तो उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग, साइकोलॉजी का मतलब होता है हमें पता है कि वो रिस्क टेकर है कि नहीं है, कितने रिस्क ले सकता है, कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तो हम उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग और इजीली कर सकते हैं। तो इस आंसर इज ए ट्रू। सिक्योरिटीज ऑफ ए फंड आर हेल्ड बाय कस्टोडियन, एएमसी, आरएनटी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ब्रोकर। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है ए। हमें पता है, हमने पहले भी देखा था कि ट्रस्ट की तरह काम करते हैं और सारी म्यूचुअल फंड्स की जितने भी सिक्योरिटीज स्टॉक्स होते हैं उसकी कस्टडी उसके कस्टोडियन के पास होती है। हमारे पास इसके लिए आंसर आ गया ए। जितना भी हमारे पास सिक्योरिटीज ऑफ ए फंड आर हेल्ड बाय कस्टोडियन। कस्टडी से समझ लीजिए, जहां कस्टोडियन आ जाएगी, कस्टडी किसकी है, सिक्योरिटीज आर फंड, तो इसका सिंपल सा बात आ गया कस्टोडियन। रिस्क में भी डिफाइंड एज, देखिए रिस्क किसको बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन है एसेट एलोकेशन, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, पोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल लॉस। तो देखिए रिस्क जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक ही तरह का होता है, लॉस का। तो हेंस आंसर इज वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस इज द रिस्क। आंसर इज डी। फाइनेंशियल प्लानर फाइंड्स दैट द क्लाइंट डज नॉट हैव रिसोर्सेज टू मीट द गोल्स, व्हाट ही शुड डू। एक फाइनेंशियल प्लानर को ये पता लग गया, मान लीजिए कि एक क्लाइंट है, उसके पास उसके जो गोल्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव हैं, उनको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो फाइनेंशियल प्लानर को क्या करना चाहिए। इन्फॉर्म द क्लाइंट, अवॉइड टेलिंग एज क्लाइंट बी डिसऑर्डर्ड, अवॉइड टेलिंग एज ही में लूज द क्लाइंट, इंक्रीज रिस्क टू जनरेट द हायर रिटर्न। तो इसमें सिंपल है कि अगर फाइनेंशियल प्लानर को पता है डजंट हैव रिसोर्सेज, तो ही शुड बी ट्रांसपेरेंट। He should inform to the client that with these resources you will not be able to meet your goals. Answer is A. Which of the following is withdrawable in NPS? देखिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एनपीएस में क्या विड्रॉवेबल है। तो एनपीएस में दो ही तरह के अकाउंट्स होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। तो टायर 3 टायर 4 अकाउंट होता ही नहीं है एनपीएस में। टायर 1 अकाउंट में कंपलसरी 60 इयर्स के बाद आपको पेंशन मिलती है। टायर 2 अकाउंट इज जस्ट लाइक योर सेविंग्स अकाउंट, उसमें आप फंड्स अपना कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसके पास, इसलिए हमारे पास इसका आंसर आ गया बी, टायर 2 अकाउंट्स विच इज जस्ट लाइक सेविंग्स अकाउंट्स। इस टायर 2 अकाउंट में भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होता है, सिक्योरिटीज वगैरह में, बट डेफिनेटली इस फंड्स को आप कभी भी निकाल सकते हैं। टायर 1 अकाउंट्स में बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप 60 इयर्स होने के बाद ही कुछ फंड्स आप टोटल लमसम निकाल पाएंगे और कुछ आप अपनी पेंशन के लिए, लाइफ टाइम पेंशन के लिए यूज कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द वेल्थ टैक्स, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। म्यूचुअल फंड में एप्लीकेबल जो टैक्सेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स में वेल्थ टैक्स नहीं होता। इसलिए हमारे पास इसका आंसर आ गया ट्रू। आंसर इज ए, म्यूचुअल फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द वेल्थ टैक्स। केवाईसी इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट्स मोर देन
50,000 5K एनी अमाउंट 1 लाख, ये भी हमने चेक कर चुके हैं। KYC इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी काइंड ऑफ कस्टमर्स, फॉर एनी काइंड ऑफ अमाउंट। तो आंसर इज सी, एनी अमाउंट। विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डज नॉट हैव वाइड ब्रांच नेटवर्क? ऐसे कौन सा चैनल है जो म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को सेल करता है और उसके पास ब्रांच नेटवर्क नहीं होता, वाइड ब्रांच नेटवर्क नहीं होता? बैंक, डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, ब्रोकिंग कंपनी, IFA। तो देखिए बैंक्स के पास बहुत ब्रांचेस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के ऑफिसेज होते हैं, ब्रोकिंग कंपनीज के न्यूमरस ऑफिसेज होते हैं। IFA स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके एक या दो ऑफिसेज जो बहुत छोटे नेटवर्क पे काम करते हैं, तो इनके पास ब्रांच का वाइड नेटवर्क नहीं होता। आंसर इज डी। D stands for IFA. IFA means Independent Financial Advisor. Which of the following is not a function of RNT? RNT stands for Registrar and Transfer Agents. Option A, process dividend and redemption. Then B, maintain records. C, settling investors transaction fund. D, calculation of NAV. तो देखिए RNT का काम है उनके डिविडेंड्स और रिडम्पशन को प्रोसेस करना, सारा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, सेटलिंग इन्वेस्टर्स ट्रांजेक्शंस करना, बट कैलकुलेशन ऑफ NAV इज द वर्क ऑफ AMC, नॉट RNT। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया डी, कैलकुलेशन ऑफ NAV। MF interacts with whom on all issues related to MF industries? RBI, SEBI, government, all of the above। तो देखिए हमें पता है म्यूचुअल फंड्स एंड MF all are being regulated by SEBI, which is Stock Exchange Board of India। तो हमारे पास इसका सिंपल आंसर बी, SEBI। CVL system generates acknowledgement along with पैन नंबर, MIN, KYC, फोलियो। तो देखिए इसमें अभी आंसर है म्यूचुअल फंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, MIN। CVL हम जब KYC करते थे तो उसमें एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता था जिसको बोलते थे म्यूचुअल फंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। बट अभी ये ऑलमोस्ट विल बी रिप्लेस्ड, ऑलरेडी बीन रिप्लेस्ड विद नव सेंट्रल KYC। तो हम उसको CKYC बोलते हैं, उससे रिप्लेस हो गया है। तो अभी ये शायद आपके सिलेबस में ना आए या नेक्स्ट टाइम। हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर इम्प्लाइज, हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इम्प्लाइज। एक म्यूचुअल फंड में हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर है, मतलब चर्निंग बहुत है, उसको क्या क्या इम्प्लीकेशन है उसका? देखिए, ए हाई कॉस्ट, बी लो एक्सपेंस, सी हाई रिटर्न, डी नॉन परफॉर्मेंस। तो एक तो हमने बात किया था जैसे एक्टिव फंड्स में भी हमने देखा था बहुत चर्निंग था स्टॉक्स का, पोर्टफोलियो का एग्रेसिव पोर्टफोलियो, बार बार बेचना, खरीदना, स्टॉक्स को देखना कि कौन सा बेचना है, तो वो उसमें भी हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती थी। यहाँ हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, जहाँ पोर्टफोलियो बार बार टर्नओवर होगा, चर्निंग होगी, वहाँ ब्रोकरेज वगैरह लगेंगी। तो जब भी आप देखेंगे बहुत जहाँ अभी एग्रेसिव काइंड ऑफ बिहेवियर या एग्रेसिव पोर्टफोलियो टर्नओवर या एग्रेसिव फंड मैनेजर डिसीजंस जस्ट लाइक एक्टिव फंड्स, ग्रोथ फंड, उस पर हमेशा ये किसी ना किसी हायर कॉस्ट के साथ आएंगे। इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ ए, हाई कॉस्ट। सिंस प्रिपरेशन ऑफ विल इज ए लॉन्ग प्रोसेस, इट हैज टू बी अवॉइडेड। देखिए विल प्रिपरेशन एक लॉन्ग प्रोसेस तो है, अब इसका आंसर ट्रू नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अवॉइडेड, नो इट्स फॉल्स। यस, लोग अवॉइड करते हैं, स्पेशली इन इंडिया पीपल ट्राई टू अवॉइड विल प्रिपरेशन, बट ये बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स इन द फैमिली और द लीगल हायर्स। तो ये विल प्रिपरेशन प्रोसेस है और ये करना चाहिए, इट शुड नॉट बी अवॉइडेड एट ऑल। बेनिफिट ऑफ डीमैट अकाउंट इज दैट ए डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ द बोनस यूनिट्स, बी सिंगल कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ चेंजेस ऑफ एड्रेस, सिंगल पॉइंट फॉर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब डीमैट अकाउंट होता है तो उसमें हम जब भी शेयर स्टॉक्स की बोनस यूनिट होती है तो उसमें डायरेक्ट क्रेडिट हो जाती हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट में एड्रेस चेंज कर देते तो आपके सभी जहाँ पे भी आपका डीमैट अकाउंट से रिलेटेड आपके कंपनीज हैं, जहाँ स्टॉक्स लिए हैं आपने, जहाँ म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं, वहाँ सभी पॉइंट्स पर आपका चेंज ऑफ एड्रेस वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। सिंगल पॉइंट फॉर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, वहीं डीमैट अकाउंट से आपका पूरे पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन आ जाता है, वहीं पर सभी NAVs आ गई, वहाँ पे आपका स्टॉक्स आ गए, वहाँ पे आपके डेट फंड्स की NAVs आ गई, वहाँ पे आपके पूरे पोर्टफोलियोज का वैल्यूएशन भी आ जाता है। तो इसमें सभी के सभी आपके पॉइंट्स वैलिड हैं, इसलिए हमारे पास इसका आंसर आ गया डी, ऑल ऑफ द अबव। गाइस आज की इस वीडियो पर इतना ही। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर for watching these videos, and I again request you to please subscribe this channel. We will keep on coming with the videos and new series, and I am 100% sure that you will, if you will see these videos, you will be able to easily clear NISM exam. Thank you very much. Have a nice day.